हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं SRF लिमिटेड, जिसको मैंने आपको 3300 पे रेकमेंड किया था और इस वीडियो में मैं इसके टारगेट को रिवाइज कर अपवर्ड कर रहा हूं। उस समय मैंने इसका टारगेट दिया था 5500 का, जो 5100 तक का टारगेट आता हुआ दिखाई दिया है। मैं इस शेयर पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और आने वाले समय में मैं इस शेयर को रिवर्स कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इससे जुड़ी सारी जानकारियाँ, इसके फंडामेंटल्स लेवल्स, इसके टेक्निकल्स लेवल्स और आने वाले दिनों में इसके टारगेट्स क्या हैं ये बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इसका जो मार्केट कैप है वो है 29,426 करोड़ का। करंट प्राइस जो चल रहा है इस शेयर का चल रहा है 5100 का। 5100 का जो है इसका प्राइस चल रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका हाई जो है वो आज इसने हाई बनाया था जो बहुत ऊपर का था, मतलब इस लेवल से ऊपर का था, और लो जो है इस शेयर का 52 वीक लो है वो 2468 है। स्टॉक पी की बात करो तो स्टॉक पी जो है 25 से ऊपर ट्रेड कर रही है, थोड़ी महंगी है, पर ये नीश कंटेंट होने के कारण आने वाले समय में भी ऐसे ही परफॉर्म करती रहेगी। बुक वैल्यू की बात करो तो कंपनी की बुक वैल्यू है 921 रुपीज़ की, जो बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिर भी इस शेयर को, क्योंकि इस शेयर में कांस्टेंट ग्रोथ है पिछले 10 सालों से, इसलिए ये शेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है और हर दर्शक के पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए। अगर आप अभी नहीं खरीद सकते तो इस शेयर में जब भी 10, 20, 25% की करेक्शन आए तो आप नीचे में इस शेयर को ज़रूर एक्यूमुलेट करें विद द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इसका डिविडेंड यील्ड की बात करो तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.28% का। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो कंपनी ने 14.2% की रिटर्न ऑन इक्विटी दी है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, ऑन किया है, जो काफ़ी डिसेंट माना नहीं जाएगा। पर जिस हिसाब से सर्कमस्टांसिस थे पिछले 3 सालों में, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उसे ध्यान में रखकर ये जो है काफ़ी डिसेंट माना जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.2% की, जो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। फेस वैल्यू की बात करूँ तो 10 रुपये की इस कंपनी की है फेस वैल्यू है। और अगर मैं बात करूँ तो इसके प्रॉन्स की बात करूँ तो कंपनी हैज़ डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 29.41%, जो काफ़ी डिसेंट माना जाएगा। और ये शेयर जो है मुझे इस वजह से काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स में सिखाया गया है कि इकोनॉमिक्स जो है, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट के लिए करते हैं, और वो प्रॉफिट अगर कंसिस्टेंट हो तो वो जो स्टॉक होता है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है और वो हमेशा बहुत अच्छा रिटर्न देता है। और अगर प्रमोटर ऐसा ही प्रॉफिट बार बार कंटिन्यूअस पिछले 10 सालों से करता है तो वो स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू पर ट्रेड करता है। अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो अगर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.39 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू पर थोड़ा महंगा ट्रेड कर रहा है, पर इससे भी कहीं ज़्यादा महंगे शेयर्स हैं जो इस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो उस हिसाब से ये शेयर जो है मुझे लगता है कि ये नीश कंटेंट में है और इसलिए वजह से ये शेयर ऐसा ही परफॉर्म करता रहेगा। और हम अपने हर दर्शक को मैं कहना चाहूँगा कि ये शेयर जो है ऐसे ही लॉन्ग टर्म में प्रदर्शन करता रहेगा। अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने जो है पिछले 5 सालों में जो ग्रोथ की है वो 9.69% की है पिछले 5 सालों में। पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कंपनी का जो ग्रोथ है, अगर आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी को देखकर, तो ये डिसेंट ही ग्रोथ मानी जाएगी। पर टैक्स रेट सीम्स लो, टैक्स जो है कंपनी कम पे करती है, एक वो इसका नेगेटिव है। कंपनी माइट हैव कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट, कंपनी जो है अपना इंटरेस्ट कॉस्ट जो है कैपिटलाइज कर सकती है। और अगर मैं बात करूँ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है और सेक्टर जो है टेक्सटाइल है, इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल मैन मेड है। अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की सबसे अच्छी बात की बात करूँ तो ये कंपनी जो है इस सेक्टर में दूसरी सबसे महंगी कंपनी है। पर क्योंकि नीश कंटेंट होने के कारण मैं इस स्टॉक पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और आने वाले समय में ये स्टॉक जो है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, ये स्टॉक जो है यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक जो है, क्यों, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। आगे चलो इस वीडियो में इसको मैं आपको बताऊंगा। तो ये स्टॉक आपको खरीद के रखना है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में विद द लॉन्ग टर्म टारगेट जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान में रखकर आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख लेना चाहिए।
और अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है जो दिसंबर 2017 में था 1397 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, ओपीएम था 18% का और प्रॉफिट था 131 का, ईपीएस थी 22.85 की। पर अगर मैं बात करूं तो इसकी दिसंबर 2019 में तो कंपनी जो है 1738 करोड़ का जो है सेल्स किया था। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखूं तो हर 1.5 साल में कंपनी ने जो है आसानी से पौने 2 सालों में कंपनी ने जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 1% की इंक्रीज थी। और इस कंपनी की जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इस क्वार्टर में कंपनी ने क्लॉक की है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो था वो 3101 करोड़ का था। और अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो था ईपीएस था वो 52 कुछ रुपीस का था, जो काफ़ी डिसेंट माना जाएगा। पर अगर मैं बात करूं कंपनी के जैन क्वार्टर की तो कंपनी का जैन क्वार्टर जो था वो 1545 करोड़ का था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी 24% की। और प्रॉफिट की बात करूं तो 177 करोड़ का, और नीचे में देखूं तो 30.81 का। पर सितंबर 2020 की बात करूं तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सेल्स ग्रोथ की है, सेल्स ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ा है। पर कंपनी ने जो डेप्रिसिएशन दिखाया है 114 करोड़ का दिखाया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी ने सिर्फ 315 करोड़ का जो है प्रॉफिट ग्रोथ किया है। और ईपीएस की बात करो तो कंपनी का जो ईपीएस है वो क्या है 54.84 का, जो काफ़ी डिसेंट माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी के साल दर साल ग्रोथ की, तो कंपनी में देखिए इस ये बैलेंस शीट जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए। तो देखिए कंपनी जो है 2009 में 2027 का सेल्स करती थी, फिर 2010 में 2499 करोड़, जो इंक्रीज़ है नियरली 24% का। फिर अगर 2011 में जाए तो फिर ग्रोथ, फिर थोड़ी दिन के लिए 2 साल के लिए स्टैगनेंट, फिर ग्रोथ, फिर स्टैगनेंट, फिर ग्रोथ, फिर थोड़ी दिन के लिए स्टैगनेंट, और फिर इस साल भी ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। तो ऐसी बैलेंस शीट होनी चाहिए। अगर आप किसी भी शेयर में निवेश करते हैं तो हर 2 साल, तीसरे साल जो है कंपनी की ग्रोथ जो है वो स्टैगनेंट नहीं होनी चाहिए। अगर स्टैगनेंट हो गई तो ऑटोमेटिकली वो शेयर प्राइस जो है वो हमेशा रेंज बाउंड में ट्रेड करता रहेगा और उस कंपनी को ग्रोथ कंपनी नहीं कहा जाएगा और वो शेयर में आपका पैसा फंस जाएगा। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान करूँ तो 22% की थी, और अभी जो कंपनी ने क्लॉक किया है वो 23% की क्लॉक किया है। और मार्च 2020 में कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी वो 20% की थी। और अगर मैं बात करूँ तो 19 में 18, और कंपनी ने जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लॉक की है वो 26% की है, जो आज से 9 साल पहले कंपनी क्लॉक करती थी। अगर ऐसा ही होता है आने वाले दिनों में तो कंपनी जो है 26% तक का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्लॉक करती है तो ये जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ये कंपनी जो है मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। इसलिए आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए। और जिस हिसाब से कि प्रमोटर्स ने कांस्टेंट स्लो ग्रोथ है पर ग्रोथ है और प्रॉफिट का ग्रोथ दिखाया है, उस हिसाब से ये कंपनी जो है आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न दर्शकों को दे सकती है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप इसमें लॉन्ग टर्म का सोचें, और ये लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा साल 10-15% का रिटर्न आसानी से दे देगी। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 140 करोड़ का था, जो बढ़कर हो चुका है 1021 का, जो इंक्रीज़ है 7% का, जो काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। और अगर मैं मार्च 2020 से बात करूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो है वो एवरेज वो फ्लैट है। पर अगर मैं 2019 से बात करूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। और अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 11% का ग्रोथ किया है, पिछले 5 सालों में कंपनी ने ग्रोथ किया है 10% का, पिछले 3 सालों में कंपनी ने ग्रोथ किया है 14% का, और पिछले 1 सालों में कंपनी ने 1% की ग्रोथ की है। अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो कंपनी ने पिछले 10 सालों में ग्रोथ किया है 12% का, पिछले 5 सालों में कंपनी ने ग्रोथ किया है 29% का, और पिछले 3 सालों में कंपनी ने ग्रोथ किया है 25% का। और
पिछले 1 सालों में कंपनी ने 21% का ग्रोथ किया है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस सर्कमस्टेंसेस में कि कंपनी ने 21% का ग्रोथ किया है इन कोरोना वायरस टाइम, जो मुझे काफ़ी संतोष देता है कि ऐसी कंपनी जब वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा रिजल्ट डिलीवर कर सकती है तो ये कंपनी आने वाले समय में अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड देगी। अगर मैं CAGR की बात करूँ तो CAGR में कंपनी ने 29% का रिटर्न दिया, जो काफ़ी बेहतरीन है। पिछले 5 सालों में 31% का रिटर्न दिया है और साल दर साल जो है CAGR रेट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और 42% का रिटर्न जो है पिछले 3 सालों में हर साल दर साल कंपनी देती चली गई है। और पिछले 1 सालों में कंपनी ने जो प्रॉफिट दिया अपने स्टॉक होल्डर को 58% का है, जो काफ़ी डिसेंट माना जाएगा। सबसे अच्छी बात इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ, पिछले 10 सालों में कंपनी ने 17% का रिटर्न दिया है, रिटर्न देते चली गई है। पिछले 5 सालों में 18% तक का साल दर साल जो है रिटर्न देती चली गई है। पिछले 3 सालों में 18% और लास्ट ईयर कंपनी ने 22% तक का रिटर्न दिया है। और अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मानी जाएगी। इस हिसाब से देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 50% के ऊपर है, जो काफ़ी अच्छा है, और डिक्रीज़ है 0.06 का। पर अगर मैं बात करूँ तो FII ने इस कंपनी में पहले 19.84% जो है वो क्या करते थे, होल्ड करते थे, जो घटकर हो चुकी है 17.11 की। पर एक चीज़ और देखूँ तो इस कंपनी में जो DII थे वो 10.65 थे, जो बढ़कर हो चुके हैं 11.34। और अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक के पास जो है ये जो होल्डिंग है, इनकी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ हुई है और वो 19.34% चली गई है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। जब तक प्रमोटर 52% के ऊपर है और जिस हिसाब से प्रमोटर डिलीवर कर रहे हैं उस हिसाब से आने वाले समय में ये शेयर जो है आपको बहुत अच्छा रिटर्न ज़रूर देगा। आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना ही चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो आने वाले दिनों में इस शेयर पे मेरे टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है CPM है आज का वो है 5100 का। 5100 का है, टारगेट हो सकते हैं 5250 के। और अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो कंपनी का जो स्टॉप लॉस हो सकता है, आपको जो लगाना है स्टॉप लॉस, पहला टारगेट है ये, आप आगे के टारगेट भी बताता हूँ। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो आप लगाइए 40800 का। पर अगर मैं बात करूँ अगर 4800 अगर ये टूटता है तो नीचे में आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं 5010 पर, और वो टूटता है तो 4052 पर, और वो टूटता है तो 3370 पर। ये शेयर को आप अगर टूटे तो आपको ये शेयर को ज़रूर एक्यूमुलेट करना चाहिए विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आप सभी को ये शेयर को नीचे में एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं तो ये शेयर जो है टारगेट जो है इस शेयर का क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, तो पहला टारगेट मैंने आपको बता दिया 5250 का। नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 5530 का, अगर वो टूटता है तो 6000 का, और अगर वो टूटता है तो ऊपर में 7500 तक का टारगेट जो है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आप सभी को दिखा सकता है। तो आपको जो लेवल्स मैंने बताए नीचे में, अगर ये शेयर वो लेवल्स पर जाए तो आप उसे ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिए, और ऊपर में अगर ये सस्टेन करे तो आप जो नंबर्स मैंने बताए अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप इसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसके ऊपर ट्रेड कीजिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो ये उसकी रेंज हो जाएगी। अगर आपको SRF लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा। समय समय पर मैं ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।